जी बच्चों, इस चैप्टर के अगला टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। वो वाले मुसलमान साइंसदान जिन्होंने बायोलॉजी की डेवलपमेंट में बड़ा कलीदी रोल, बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इनमें इस किताब में हम 3 साइंसदानों का जिक्र करेंगे, जिसमें जाबिर बिन हयान शामिल हैं, अब्दुल मलिक अस्माई शामिल हैं उसमें, और अबू अली सीना। सबसे पहले हम बात करेंगे जाबिर बिन हयान। Jabir bin Hayyan was born in Iran in 721 and he practiced medicine in Iraq. तो ईरान में पैदा हुए और मेडिसिन की प्रैक्टिस वो इराक में करते रहे। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में उनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन रही है, जिसमें सबसे जो बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी थी वो थी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल उन्होंने कॉन्सेप्ट्स जो है केमिस्ट्री में शुरू किए। थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखे बहुत सारे, और उनके बहुत सारा काम है जो केमिस्ट्री में है। इसके अलावा बायोलॉजी में उनकी बहुत फेमस बुक्स थी, जिसमें प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे उनकी बुक्स हैं। उसकी जो उनकी बहुत फेमस बुक थी अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात में पौधों के बारे में बहुत सारी उन्होंने बायोलॉजी डिस्कस की हुई है, और अल हैवान में एनिमल्स की बायोलॉजी और उनकी साख्त, फ़ाल, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स पे बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट हैं अब्दुल मालिक अस्माई। ही वॉज बॉर्न इन 740 एंड ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल्स। तो एनिमल्स पे उनकी स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही, बहुत फेमस रही हैं उनकी राइटिंग्स, जिसमें सबसे जो फेमस थी उनकी राइटिंग, उसमें उनकी कैमल पे थी अल अबील, हॉर्सेस पे अल खैल, और एनिमल्स पे अल वहूश, और इसके अलावा उन्होंने खल्क़ुल इंसान पर भी एक बुक लिखी हुई है जो बहुत फेमस रही है। इसके बाद हम बात करेंगे अबू अली सीना। ही वॉज बॉर्न इन 1980 एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसन, और वेस्ट में तो उनको एविसीना के नाम से पुकारा जाता है, और उनकी बुक्स 1680 तक डिफरेंट यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में एज ए टेक्स्ट बुक भी पढ़ाई जाती रही हैं। इसके अलावा वो फिज़िशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर थे, पोएट थे, और उनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें कानून फिल तिब, जिसको कि इंग्लिश में कैनन ऑफ मेडिसन कहा जाता है, और यही बुक जो है बाद में यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज ए टेक्स्ट बुक भी यूज़ होती रही। तो इन 3 साइंसदानों का इस बुक में ज़िक्र है, जिसमें है जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और अबू अली सीना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने इनकी बुक्स के नाम याद रखने हैं। जाबिर बिन हयान की बुक थी अल नबातात और अल हैवान। अब्दुल मालिक अस्माई की बुक थी अल अबील जो कि कैमल पे है, अल खैल हॉर्सेस पे, अल वहूश एनिमल्स पे, और खल्क़ुल इंसान। और अबू अली सीना की बुक का नाम है अल कानून फित तिब, और इंग्लिश में इसको हम कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। In order to understand the various phenomena of life, biologists studies biological organization at different levels, which are as follows। जो कि मदरजा झैल अब जो अभी हम पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बायोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो सबसे अव्वलीन या फर्स्ट चीज़ है वो है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल का मतलब, हम एटम के बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, और पिछली आप क्लासेस में भी एटम का कंसेप्ट आप ले चुके हैं। एटम मींस ए नॉट टॉम कट, जो कि मज़ीद कट ना हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है,
और इसको मज़ीद पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन फिर हमें पता चला कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो 92 जो एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, 16 उनमें जो हैं आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। बायो मीन्स लिविंग और एलिमेंट्स हैं जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है, वो 16 हैं आउट ऑफ 19। तो जो ये 16 है, दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स 6 जो हैं, 6 जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फेट हैं, दैट मेक्स 99% ऑफ द टोटल मैस। यानी कि 92 एलिमेंट्स में से 16 जो एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन 16 में से 6 एलिमेंट्स जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फेट शामिल हैं, वो 99% ऑफ बॉडी मास को फॉर्म कर रहे हैं। जो 16 में से 6 और जो रिमेनिंग 10 है जिसमें कि है पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, फेरिक, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मैस। तो 99% मैस जो है 6 एलिमेंट्स में है, और जो रिमेनिंग 10% जो हैं आउट ऑफ 16, वो 1% आपके ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की जो है फॉर्मेशन उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो टोटल मैस है बॉडी का उसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये पिक्चर देखें, इसमें आप ये देखें, ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाय मैस ऑफ बायो एलिमेंट्स इन दी प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें कि बायो एलिमेंट्स कौन से परसेंटेज में है, तो ऑक्सीजन इसमें सबसे ज़्यादा है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस है 1% और अदर्स हैं 1%। तो ये आप पिक्चर आपको शो कर रही है कि प्रोटोप्लाज्म जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर डिफरेंट बायो एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज है। तो 6 आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स जो हैं वो 99% आपका फॉर्म करते हैं बायोमास, और रिमेनिंग जो है 10 वो 1% ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो है मैस उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हमने बात की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें शो कर रहा है कि एटॉमिक लेवल पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। हमने बात की ऊपर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की, सेकंड है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी आप ऑलरेडी उसको जान चुके हैं अपनी केमिस्ट्री की बुक्स में भी और आपके पिछली क्लासेस में भी, कि बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। जो ऊपर हमने बायो एलिमेंट्स की बात की, जिसमें हमने ये ऊपर तस्वीर देखते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये यूजुअली नॉट इन द सिंगल फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे, ये कम्बिनेशन में पाए जाएंगे। और ये कम्बिनेशन क्या होगा? थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे अगर बॉडी में हमने बात की कि 70% वाटर होता है तो प्रोटोप्लाज्म में, तो वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल है, कम्बिनेशन है। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बहुत ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल्स के शामिल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के। दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल, आप इसको कह सकते हैं।
और देम सेल कंस्ट्रक्ट इन क्रिएट वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत मतलब हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, और इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट भी स्पेसिफिक है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की बायोमॉलिक्यूल्स की, तो उनको फर्दर क्लासीफाई हम करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज हमें बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एज एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। फिर वाटर है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़े वाला, माइक्रो का मतलब छोटा है, स्मॉल है, और मैक्रो का मतलब लार्ज है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। ये इनके मॉलिक्यूलर वेट चूँकि हाई होते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये हमने अब दो लेवल पढ़ लिए, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, यहाँ से हमने शुरू किया। और फिर हमने इस पिक्चर में देखा बायोमॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोमॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, और दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज़ दी ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड लेवल है ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल्स। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स ऊपर हमने पढ़े, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर फॉर्म होते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल्स। द ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ, दैट इज सेल इज फॉर्म्ड। सब सेलुलर मीन्स कि एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे फर्दर पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, तो एक सेल का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये फिर हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल आर फॉर्म। हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल जो है उसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं। तो ये यूनिट ऑफ लाइफ है। तो उस यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर क्या कुछ है? ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, और ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन मींस जहाँ के आपकी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एक सर्टन मेटाबॉलिज्म करती है, और एक सर्टन फंक्शंस होते हैं उसके, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होती है, जो कि बाद में उसको एक्सक्रीट किया जाता है। एंड राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, और स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। The function of the cell are accomplished by this specialized structure. It is an example of division of labor within the cell. Division of labor का concept क्या है कि जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें एक division of labor है। एक फॉर एग्जांपल एक मोटर बाइक्स बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर एक division of labor है कि कुछ लेबर है जो कि उसके इंजन के पार्ट्स पे काम कर रही है, कुछ जो बॉडी पार्ट्स पे काम कर रही है, और कुछ जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी, और फिर वो सारे जो फैक्ट्री उसको अंदर जो प्रोडक्ट है वो बनने से पहले मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता है। इसी तरह एक सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, जिसके अंदर डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की हमने बात की, और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस सेल को हम वो लिविंग सेल हम समझ कहते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। जो प्रोकैरियोट्स हैं और
प्रोटिस्ट हैं वो उनके टोटल जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटायर ऑर्गेनिज्म वो एक सिंगल सेल पे ही मुश्तमिल होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई एंड ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, इनके अंदर ट्रिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो उसके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने तीसरे लेवल पे हमने जो पढ़ा जो वो था ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर, और पहले लेवल हमने पढ़ा सबसे ऊपर अगर हम जाएं लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे हमने पढ़ा कैसे है लाइफ। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आए, मॉलिक्यूलर लेवल से हम ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल पे हमने बात की, और अब चौथे नंबर पे हम जाकर देखते हैं टिश्यू लेवल पे। अब तक हमने सेल की बात की कि सेल कैसे फॉर्म हुए, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, उसके बाद है टिश्यू का लेवल। In multicellular organisms like animals, plants, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues. तो टिश्यूज़ क्या हैं? सिमिलर सेल्स हैं जो कि सिमिलर फंक्शंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स हैं। उन सिमिलर सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। वी कैन define a tissue as a group of similar cells specified for the performance of a common function. Each cell in tissue carries on its own life process like cellular respiration, protein synthesis, but it also carries on some special processes related to function of the tissue. ठीक है, these are the different type of the plant tissues. For example, epidermal tissue है, ground tissues है, animal tissues की बात की जाए, और also different types है, nervous tissue है, muscular tissue है, epithelial है। तो ये हर जो टिश्यू है उसमें सेल्स है सर्टन फंक्शन कर रहे हैं जो कि सिमिलर सेल्स हैं और सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जी चौथे लेवल पे हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने देखा कि टिश्यू लेवल पे किस तरह सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब हम फिफ्थ पे देखते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल। In higher multicellular organisms like plants or animals हैं more than one type of tissues having related functions. हमने पहले सेल्स की बात की कि सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन, अब सिमिलर टिश्यूज रिलेटेड फंक्शंस की आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक ए यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन के अंदर सिमिलर जो सेल्स हैं वो सिमिलर टिश्यूज बनाए और related जो one type of tissues having the related functions are organized together and make a unit called organ. Different tissues of an organ perform their specific function and these functions collectively become the functions of that organ. ठीक है, different tissues of organ, एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं जो कि परफॉर्म देयर स्पेसिफिक, जो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे, और कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। फॉर एग्जांपल एक स्टमक है, स्टमक जिसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। उसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए और स्टोरिंग ऑफ फूड जो है उसकी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्या फंक्शन है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और स्टोरिंग ऑफ द फूड। सबसे पहले जब आपके जो है एसोफेगस, उसके ज़रिए आपका जो फूड है कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके स्टमक में, और स्टमक में स्टोर भी होगा और वहीं उसकी प्रोटीन की डाइजेशन भी स्टार्ट होगी। Two major types of tissue are present in its structure. तो जो हमारा स्टमक है उसमें दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक एपिथेलियल है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एंजाइम्स हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? दैट परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ द स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ उसको मूव करता है. So two tissues perform their specific functions which collectively become the function of stomach. The next level of the organization in multicellular organisms is the organ systems level. अभी हमने पढ़ा एक ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि स्टमक है. तो इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स उस सिस्टम के सिमिलर फंक्शन कर रहे होंगे, रिलेटेड फंक्शन कर रहे होंगे. मसलन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो उसमें ओरल कैविटी है, उससे लेके आपके इसोफेगस है, फिर आपका उसमें स्टमक है, फिर उसमें इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें बाइल है. तो ये सिमिलर फंक्शन जो प्ले कर रहे हैं, तो इस सारे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम भी कहेंगे. मेजर ऑर्गन्स ऑफ फ्रेमवर्क और ओरल कैविटी है, जो हमारे जो स्टमक डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम की अगर आप फ्रेमवर्क तो देखें तो इसमें ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियाज है. ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल उस तरह के एडवांस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह की एनिमल्स में है, क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्लांट से ज़्यादा डाइवर्स हैं, कम्प्लेक्स हैं. इसलिए इस कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए उनका ऑर्गन सिस्टम्स भी और मोर कॉम्प्लेक्स. तो हमने बात की फिफ्थ लेवल पे. हमने देखा कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसे काम करती है. नेक्स्ट इज़ द इंडिविजुअल लेवल. Individual level, different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की हमने बात की, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो ये सारे सिस्टम जब कलेक्टिवली एक काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड. तो इसमें ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना सिर्फ अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं बल्कि कोऑर्डिनेशन में प्ले कर रहे हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके फूड से जो है ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिससे आपके मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और सारा बॉडी का फंक्शंस हो रहे हैं. तो इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है. तो एक कोऑर्डिनेटेड जो है इसमें है एफर्ट है, जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल जो है वो वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल व्हेन मैन इज़ एंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब हम एक बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम मेनली तो मसल से अपने काम ले रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आपका सांस तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. ज़्यादा एनर्जी को के लिए आपके ग्लूकोज ने बर्न हो के एनर्जी रिलीज़ करनी है. तो उस बर्निंग प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन की चूँकि ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करने के लिए आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे मसल्स में और मसल्स अपना फंक्शंस परफॉर्म करें. दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क. तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखी इंडिविजुअल लेवल पे. नेक्स्ट अगर 7th पर देखें तो ये है पॉपुलेशन लेवल. Biologists extend their studies to the population level where
They study interaction among members of the same species living in the same habitat. अब हम क्या देख रहे हैं कि एक हम देखेंगे इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़. फॉर एग्जांपल जैसे इंसान एक सर्टन हैबिटेट में रह रहे हैं, जो कार्निवोरस हैं जैसे है लाइन हैं, टाइगर्स हैं, उनका एक अपना हैबिटेट है. तो पॉपुलेशन उनकी जो है उसको इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम. ठीक है, तो एक पॉपुलेशन एक जगह पे एक ही टाइम पे जब पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान अगर हम देखें तो इस वक्त 2023 में जो हमारी सेंसस हुआ है उसके मुताबिक हमारी पॉपुलेशन 224 मिलियन इंडिविजुअल्स है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट इज़ द कम्युनिटी लेवल. नंबर 8 पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम देखें तो वो है कम्युनिटी लेवल. A community is the assemblage of the different population interacting with one another within the same environment. इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है. फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज ए कम्युनिटी. फॉरेस्ट जंगल में अगर हम देखें तो वहाँ प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े, उसके बाद ट्रीज़, और उसके बाद छोटे श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, फिर उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं. बैक्टीरिया हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं. तो ये सब कलेक्टिवली जब एक जगह पे शेयर कर रहे हैं एक स्पेस को, तो इसको हम कहते हैं कि एक कम्युनिटी बन गई है. कम्युनिटीज़ आर collection of organism in which one population may increase and other may decrease. तो इस कम्युनिटी में, फॉरेस्ट की कम्युनिटी में बाज़ का कोई एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, कोई डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन फिर उसमें बैलेंस, नेचर अपना बैलेंस रखती है और वो कम्युनिटी में एक बैलेंस क्रिएट कर देती है. सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी है या पॉन्ड कम्युनिटी है, और अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल. For example, fallen log with the various population under it. जैसे एक दरख्त, गिरा हुआ दरख्त है, उसके अंडर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, वो भी एक कम्युनिटी है. तो एक वो सिंपल कम्युनिटी है. और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ जैसे फॉरेस्ट है और पॉन्ड है, वो उनको हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी कहते हैं. इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड. So any change in biotic or abiotic factors may be drastic, may have drastic and long lasting effects. तो biotic और abiotic factors क्या हैं? Biotic factors वो हैं जो कि living things के related हैं, और abiotic जैसे climate है, ये इसको हम abiotic factors कहते हैं. They have the drastic and long lasting effects. Next is the biosphere level. 9th पे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो बायोस्फीयर लेवल है. द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द organism communities known as the biosphere. It constitutes all ecosystem areas where living organisms interact with the non-living components of the environment and is also called the zone of life on earth. तो हमने ये 9 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमने पढ़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझना है.